हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण, जिसमें हमने पढ़ा शर्करा वाले कार्बोहाइड्रेट और शर्करा रहित कार्बोहाइड्रेट। शर्करा वाले कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में हमने बांटा था, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में 5 हमने कार्बोहाइड्रेट जो उनके बारे में जनरल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमने उन पे डिस्कस कर लिया। दूसरे नंबर पे आता है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड नाम से पता है, डाई मतलब दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ेंगे, दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, डाइसेक्राइड। जैसे सबसे पहले डाइसेक्राइड में हम पढ़ते हैं सुक्रोज। सुक्रोज के अंदर क्या होता है साहब, सुक्रोज के अंदर एक मोनोसेक्राइड होता है ग्लूकोज और दूसरा मोनोसेक्राइड होता है फ्रुक्टोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज में एक मोनोसेक्राइड क्या होता है, ग्लूकोज, और दूसरा कौन सा होता है, फ्रुक्टोज। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में जुड़ेंगे, कौन से बंध से जुड़ेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बंध। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड इकाइयों को जोड़ने वाला जो बंध होता है, बॉन्ड होता है, उसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को आपस में जोड़ के क्या बनाता है, सुक्रोज। सुक्रोज का एक नाम और होता है टेबल शुगर। टेबल शुगर का मतलब डाइनिंग टेबल के अंदर, हमारे खाने की टेबल के अंदर, खाने के अंदर जो डेली रूटीन क्रियाओं के अंदर हमारे चाय के अंदर जो चीनी डालते हैं वो मेनली क्या होती है, सुक्रोज होती है। सुक्रोज का एक नाम और होता है केन शुगर। केन शुगर का मतलब क्या होता है, केन यानी शुगर केन, जो हमारे को गन्ने से प्राप्त होती है। सुक्रोज का एक फॉर्मूला और होता है, फॉर्मूले का नाम आप याद रख सकते हो, C12H22O11। याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट नंबर पे आता है, इसका नाम एक होता है, इसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज बाकी सारी रिड्यूसिंग होती है, ये नॉन रिड्यूसिंग होती है। इसके बारे में आपको केवल ये रट लेना है और घोट लेना है, इसके बारे में ज़्यादा आप समझ नहीं पाओगे, वो जटिल बातें होती है। आप तो ये क्वेश्चन कोई आए कि निम्न में से कौन सी शर्करा नॉन रिड्यूसिंग है, जो जिसका अपचय नहीं हो सकता, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट शुगर, माल्टोज। माल्टोज के अंदर इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। माल्टोज दो ग्लूकोज की इकाइयां जब ग्लाइकोसाइडिक बंध से आपस में जुड़ जाती है तो उसको हम कहते हैं माल्टोज। तो माल्टोज के अंदर एक प्रश्न आता है, चावल के पानी के अंदर कौन सा, चावल के पानी के अंदर उसके अंदर कौन सा शर्करा पाई जाती है, वो होती है माल्ट शुगर। इसके अलावा हम एक नेक्स्ट जो शर्करा डाइसेक्राइड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होती है लैक्टोज। हमने अभी पढ़ा था मोनोसेक्राइड के अंदर ग्लैक्टोज का काम क्या होता है, ये लैक्टोज बनाने में काम आती है। ग्लैक्टोज अकेला नहीं बनाता, ग्लैक्टोज जब ग्लूकोज से आपस में जुड़ जाता है, ग्लूकोज से आपस में कौन से बंध से जुड़ता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ जाता है तो बनाता है लैक्टोज। लैक्टोज किसके अंदर पाया जाता है, दूध के अंदर, हमारे मिल्क के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। तो दूध के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो लैक्टोज होती है। माल्ट के अंदर, चावल के पानी के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो माल्टोज होती है। और जो टेबल शुगर, शुगर केन शुगर, दैट इज सुक्रोज। हमारे चीनी क्या है, सुक्रोज। आगे देखते हैं। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च के बाद में नेक्स्ट नंबर पॉलीसेक्राइड आता है ग्लाइकोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये क्या होता है, जंतुओं का संचित भोजन होता है। पादपों का संचित भोजन होता है स्टार्च और जंतुओं का संचित भोजन होता है ग्लाइकोजन। तो ये जंतुओं में संचित, जंतु तो सर हम हैं, जंतुओं में संचित भोजन कहाँ पर होता है, शरीर के अंदर बहुत सारे भाग होता है, याद रखना साहब। जंतुओं में ये संचित भोजन कहाँ पर स्टोर करता है, जंतुओं में ये करता है लीवर के अंदर, यकृत के अंदर ये जंतुओं में भोजन को संचित करता है। इसके अलावा ये क्या होता है कि जैसे स्टार्च भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एकलक इकाइयाँ होती है, ग्लाइकोजन भी किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से। उनको जुड़ने का, ग्लूकोज की इकाइयों को जुड़ने का क्रम स्टार्च और ग्लाइकोजन में अलग अलग होता है। इसके ग्लाइकोजन के बाद में हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पे बात करते हैं सेल्यूलोज। वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्यूलोज छोटी क्लासों के अंदर हम पढ़ते हैं, जब कोशिका पढ़ते हैं हम कहते हैं कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है, पादपों के अंदर कोशिका भित्ति होती है, जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादपों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, हम पढ़ते हैं पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। जंतुओं के अंदर तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। और ये सेल्यूलोज किससे मिलकर बना होता है, ये भी किसके मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ये भी बना होता है ग्लूकोज से। लेकिन ये खतरनाक बात यह है कि मनुष्य के अंदर इसका पाचन नहीं होता है। तो सब मनुष्य के अंदर हम जो पेड़ पौधे पत्तियां खा लेते हैं तो इसका पाचन नहीं होता है। तो ये क्या करता है, तो मनुष्य के अंदर इसका पाचन नहीं होता है, तो मनुष्य के अंदर इसका काम क्या होता है, ये मनुष्य में स्टूल, मल की मात्रा बनाता है। अगर आपके अंदर कब्ज है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओगे तो आपके कब्ज दूर होने के
चांसेस, यानी आप सेलुलोज खाओगे तो आपके कब्ज दूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो शाकाहारी जंतु होते हैं, शाकाहारी जंतुओं के अंदर क्या होता है, उनकी आंत के अंदर एस्चेरिया कोलाई नामक एक बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई नामक एक बैक्टीरिया होता है। ऐसे ये बैक्टीरिया सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, हम सेलुलोज के साथ में याद कर लेते हैं। एक कृत्रिम रेशा होता है जो सेलुलोज से मिलकर बना होता है, और उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है रेयोन। ये हम यही नोट लगा कर लिख सकते हो सब, रेयोन क्या होता है। रेयोन एक कृत्रिम रेशा होता है जो किससे मिलकर बना होता है, आर्टिफिशियल सेलुलोज से मिलकर बना होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ नोट लगा के लिखवा रहा हूँ, आर्टिफिशियल सेल्यूलोज। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, किसके बारे में, हिपेरिन के बारे में और काइटिन के बारे में। हम पढ़ रहे हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है स्टार्च। स्टार्च मुख्य रूप से किसके अंदर पाया जाता है, अपन अगर खाने की बात करें तो वैसे अनाज के अंदर, लेकिन मेनली आप याद कर सकते हो आलू के अंदर क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। अब स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड है, इसका मतलब ये बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होगा जिसकी संख्या क्या 10 से ज्यादा हो, और वो इकाइयां क्या होगी, मोनोसेकेराइड। कौन सा मोनोसेकेराइड, वो मोनोसेकेराइड होता है ग्लूकोज, वो मोनोसेकेराइड होता है ग्लूकोज। तो स्टार्च किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से। स्टार्च के अंदर आप एक चीज याद कर सकते हो, इसके अंदर एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन नामक संरचनाएं पाई जाती है, ये आप याद कर सकते हो। कई बार एग्जाम में थोड़े से जटिल अगर टफ क्वेश्चन पूछना चाहिए तो वो पूछ सकते हैं, एमाइलोज किसके अंदर पाया जाता है, एमाइलोपेक्टिन किसके अंदर पाया जाता है, तो आप याद कर सकते हो ये स्टार्च के अंदर पाया जाता है, जो किसमें पाया जाता है, आलू के अंदर। तो इसके नाम से पता चलता है साहब। अब स्टार्च हमारे खाने के अंदर है, तो हमारे शरीर के अंदर इस स्टार्च को पाचन करने वाला कोई ना कोई एंजाइम होएगा, और इस एंजाइम का नाम, स्टार्च को पाचन करने वाला एंजाइम होता है एमाइलेज। याद रखना साहब, स्टार्च का पाचन करने वाला एंजाइम का नाम क्या होता है, एमाइलेज। तो एमाइलोज है स्टार्च के अंदर, और उसको पाचन करने वाला एंजाइम का नाम क्या हो गया, एमाइलेज। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर स्टार्च को पाचन करने वाला एक एंजाइम और होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन आता है साहब, हमारी लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, मानव की स्लाइवा के अंदर, लार के अंदर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वो होता है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम हमारे लार के अंदर पाया जाता है, और ये टाइलिन किसका पाचन करता है, ये स्टार्च का पाचन करता है। इसके अलावा स्टार्च से फेमस क्वेश्चन एक ये आता है कि स्टार्च पादपों का संचित भोजन होता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे जंतुओं का संचित भोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन। वैसे ही पादपों के अंदर, पादपों को भी तो जरूरत पड़ सकती है उपवास करने की, पादपों को खाना मिला ही नहीं, ठीक है, पादपों को खाना नहीं मिला तो उसको खाना स्टोर्ड फूड चाहिए, तो वो स्टोर्ड फूड किस रूप में करता है, वो स्टोर्ड फूड करता है स्टार्च के रूप में। ये याद रखना है, पादपों का स्टार्च संचित भोजन होता है स्टार्च, और जंतुओं का संचित भोजन हम आगे पढ़ेंगे वो होता है ग्लाइकोजन। हम लोग पॉलीसेकेराइड के अंदर पढ़ रहे हैं, हमने स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज पढ़ा हमने। अब हम पढ़ रहे हैं हिपेरिन। हिपेरिन के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। ये हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमाने से रोकने वाला कारक होता है, ये हमारे रक्त के थक्का जमने से रोकता है। अगर हिपेरिन की कमी हो गई तो ये थक्का जम जाएगा, खून जम जाएगा, खून जम जाएगा तो हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो आगे कभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट, काइटिन। काइटिन क्या होता है, कवक। कवक क्या होता है, फंगस। हमने पढ़ा था पादपों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से, जबकि काइटिन कोशिका भित्ति किसकी होती है, कवक, फंगस। फंगस की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन की। इसके अलावा जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, कीट है ना, जो आर्थ्रोपोड होते हैं, कीटों की जो कंकाल होता है, कॉकरोच का जो कंकाल होता है, वो कंकाल किससे मिलकर बना होता है, काइटिन से मिलकर बना होता है। इस तरह से हम लोगों ने शुरुआत आज के इस क्लास की हमने की थी पोषक पदार्थ, न्यूट्रिशन, संतुलित भोजन, जिसके अंदर हमने बहुत सारी बातें की। उसके बाद में हमने शुरुआत की कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हमने दो भागों में बांटा, शर्करा और शर्करा रहित, जिसके अंदर मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने। अगर एक बात करें तो हमारे शरीर के अंदर खाने के अंदर मेनली 3 चीज़ें जिनकी मात्रा सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन और वसा, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अगर हम पूरे भोजन को बात करें तो ये हमारे खाने के अंदर लगभग 3/5 भाग होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? 1/5 भाग। और फैट कितना होना चाहिए? 1/5 भाग। ये किसी एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा था, ये कितना कितना इसके अंदर रेशियो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। हमने आपको ये भी बताया था कि उपवास के दौरान सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट काम में आता है, फिर फैट के दौरान काम में आता है, फिर प्रोटीन काम में आती है। हमने आपको ये भी बताया कि तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा कार्बोहाइड्रेट जैसा। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी कॉपी के अंदर, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो आप कॉपी के अंदर नोट्स ज़रूर बनाएं, और आप सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बना सकते हो। आप जो भी एग्ज़ाम दोगे कंपटीशन, 95% जनरल साइंस, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए 95% कवर हो जाएंगे। और जो 5% बचेंगे वो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स सही नहीं कर पाएंगे, आप ही नहीं, दूसरे भी नहीं कर पाएंगे। और साइंस वालों से कंपेयर करने की मेरा मेन फोकस, मैंने पहले भी बताया था, आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम में फाइट करना है, और जिनके जनरल साइंस एग्जाम में आ रही है। धन्यवाद।